नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। आज हम कक्षा 5 का पाठ 1 पढ़ेंगे जो कि व्याकरण निपुण से है। ठीक है, हमारा पाठ 1 है बच्चों, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। जैसा कि आप पिछले पाठ में भी मैंने आपको क्लास 4th में पढ़ाया था, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार से इसे समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने समझने की और अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति दी है ना। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है। एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे व्यक्त करता है, अपने भावों को कैसे बताता है, बोलकर बताता है ना। तथा जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो लिखकर भी वो अपने मन की बातों को बता देता है या स्पष्ट कर देता है। इन दोनों माध्यमों का मूल आधार क्या है? भाषा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, इसके अलावा मनुष्य कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संकेतों का भी सहारा लेता है। कभी कभी क्या करता है वो कि इशारों के सहारे वह पूरी तरह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि हर मानव को इशारों के द्वारा हर जो है भावना, जो हमारी हर भावना है, हर भावना को जो है इशारों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण संकेतों के सहारे या इशारों के सहारे भावनाओं को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाती है। तो भाषा क्या क्या होती है, कितनी प्रकार की भाषा बताई गई है कि भाषा एक तो अपने भावों को बोलकर और दूसरा लिखकर हम लोग प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो अब भाषा की परिभाषा क्या होगी? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। एक सटीक इसकी भाषा परिभाषा क्या है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का, किसका? विचारों का आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान करना यानी कि लेना और देना होता है, यानी कि जिससे हम बता रहे हैं या फिर समझ रहे हैं किसी की बातों को, तो उसके जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, अब यह आदान प्रदान 2 प्रकार से किया जाता है बच्चों, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होंगे। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, एक तो मौखिक है और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होती है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित क्या होता है? लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होती है, उसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। तो बच्चों, साधारणतया भाषा का मौखिक रूप हम संभाल कर नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते। जैसे अगर हमने कोई बात कही है तो वो उसके बाद नहीं रहती है, या फिर आगे की ओर को नहीं बढ़ सकता है उसका प्रचार ना। अगर हमने सिर्फ बोलकर बोला है तो सिर्फ हमारे जो आसपास के लोग हैं सिर्फ वही उस चीज़ को जान सकते हैं जो हमने बोल रखा है। उसके बाद जो है हमारा जो मौखिक रूप से जो भाषा होती है उसके बाद वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत भाषा के लिखित रूप में क्या होता है? लिखित रूप को हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं। कैसे? इस रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। क्या? किसके द्वारा? लिखित रूप के द्वारा। अगर लिखित रूप नहीं होता तो भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो हमारे जो है, हमें पुराने ज़माने में क्या होता है, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर भाषा का ये लिखित रूप नहीं होता तो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का जो भंडार आज हमें उपलब्ध है वह हमारी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। अब जैसे जो चीज़ें हमें अभी पता हैं वो चीज़ें भी तो किताबों में और लिखित रूप में लिख दी गई है ना, तो हमारी अगली पीढ़ी तक वो कैसे पहुंचेंगी? यानी कि आने वाले जो बच्चे होंगे तो उन तक ये कैसे पहुंचेंगी?
लिखी हुई सामग्री के द्वारा ही तो पहुंचेंगी ना। तो इसलिए भाषा का यह रूप सचमुच ज्ञान, विज्ञान और साहित्य आदि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब वरदान क्यों कहा गया? क्योंकि अगर भाषा का ये लिखित रूप नहीं होता तो कुछ भी इस संसार को ज्ञान नहीं हो पाता। जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर ख़त्म हो जाती और उसके बाद आने वाली पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे बच्चा अपने घर परिवार से अपने आप से ही सीख जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे 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 जो लोग बोलते हैं उनके अनुसार ही वो भी भाषा को सीख जाता है। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, और उसके बाद है बोली। अब बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र मतलब एक दायरे में, जो थोड़ी सी जगह पर कुछ थोड़े से क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली का रूप, भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी स्थानीय व्यवहार में मतलब कोई भी जगह, अलग अलग जगह की अलग अलग थोड़ी बहुत भाषा होती है ना, तो उस भाषा को हम बोली कहते हैं, जो कि थोड़ी जगह पर कहीं कहीं पर बोली जाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे मगही यानी कि मागधी, मैथिली, बज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि ऐसी कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग भागों में किया जाता है। ठीक है। उसको सब जगह नहीं बोला जाता है। हमारे देश में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी बच्चों, लेकिन अब इनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। जो बोलियां भाषा के रूप में मान्य है वे हैं एक तो डोगरी है, मैथिली, बोडो तथा कोंकणी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हो गई हैं। उसमें से क्या क्या हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भारत के हैं बच्चों। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मैथिली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती, कोंकणी। ठीक है। अब ये तो हुई बोली की सीमित क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर कम जगह पर किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है और वो भाषा कहीं और जगह पर नहीं बोली जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोली। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को। ठीक है। भाषा का प्रयोग करते समय बच्चों हम सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि किसको कहते हैं? जो हम ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालते हैं। ठीक है। हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं ना, आवाज़ें निकलती हैं, तो उसको जब हम किसी जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं, जो भी हमारी आवाज़ें निकलती हैं, उनको जब हम किसी भी साइन, सिंबल या फिर हिंदी में बोलें कि चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं बच्चों। हर भाषा की जो है लिपि चिन्ह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं? देवनागरी बोलते हैं। लिपियों के भी नाम रखे हुए हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस लिपि को देवनागरी कहते हैं। यानी कि हमारे जो अक्षर हैं हिंदी के और संस्कृत के, जो अ आ इ ई क ख या फिर जो भी अक्षर हैं, शब्द हैं, जो भी चिन्ह हैं लिखे हुए, उनको क्या बोलते हैं? देवनागरी बोलते हैं। ठीक है। हिंदी और संस्कृत की भाषा की लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है उसको क्या बोलते हैं? रोमन बोलते हैं, रोमन लिपि कहते हैं। और पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। उर्दू भाषा की लिपि को फारसी कहते हैं। ठीक है। तो
हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अरबी की भी फारसी है। ठीक है, तो अब उदाहरण जो है देखिए बच्चों कैसे है। हिंदी की देवनागरी है और देवनागरी में कैसे लिखा है, उसके बाद फिर अंग्रेजी में कैसे शब्द हैं, कैसे अक्षर हैं, कैसी बनावट है ना उनकी। पंजाबी की जो है लिपि गुरुमुखी है, उनके अक्षरों की बनावट, उनके जो अक्षर हैं, जो चिन्ह है वो कैसे हैं। उर्दू के चिन्ह कैसे हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, जो लिपि होती है उनको, वो चिन्हों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं उनको लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपियों के नाम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद बच्चों हैं, लिपि के बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब व्याकरण किसको कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसको कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। क्योंकि बच्चों भाषा की शुद्धता व एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त करके हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हैं। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी हमें नहीं हो जाती है तब तक हम भाषा को न ही सही रूप से लिख सकते हैं और न ही उसको बोलने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, न हम सही बोल सकते हैं और न ही उसको लिख सकते हैं अगर हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है तो। ठीक है, और आप लोगों ने कई लोगों को सुना भी होगा कि वो व्याकरण में उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते रहते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हम वहाँ जाएगा, इस तरीके से भी कई लोग शब्द बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि उन लोगों को व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होता कि हमें इसे कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो जो शास्त्र हमें व्याकरण वह होता है बच्चों जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमें शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध तरीके से कैसे बोलना है। ठीक है, वाक्य शुद्ध है या शुद्ध इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो। यानी व्याकरण जिसको आता है उसी को पता चलेगा कि ये वाक्य जो है शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। अब व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि ना। अ, आ, ई और क, ख, ग, घ ये जो भी हैं इनको वर्ण कहते हैं, तो वर्ण विचार बोलेंगे इनको। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है। और इसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या है? इसके अंतर्गत शब्दों पर विचार किया जाता है, जैसे सड़क, विद्यार्थी, घर, अनेक ऐसे शब्द जिन पर की विचार किया जाता है। इसके बाद है तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों पर विचार किया जाता है, जिसमें कि पूरा एक वाक्य बनता है। हम गलत वाक्य बोल रहे हैं या सही वाक्य बोल रहे हैं। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, ये एक उदाहरण के तौर पे वाक्य बनाया गया है। और तो इन्हीं वर्ण, शब्द और वाक्यों को शुद्ध रूप से लगाना, शुद्ध रूप से इनका प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अब हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने क्या क्या सीखा कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा किसको कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। हम मौखिक मुंह से बोल के जो है अपने भावों को प्रकट करते हैं या फिर किसी की बातों को सुनते हैं, और लिख कर अपने भावों को प्रकट करते हैं या किसी के लिखे हुए शब्दों को पढ़कर जो है उसके मन की बातों को जानते हैं। तो इस तरीके से आदान प्रदान होता है 2 रूपों में, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। इसका तीसरा भी रूप है जो कि
इशारों के द्वारा होता है, सांकेतिक कहते हैं जिसको, लेकिन उसको व्याकरण की दृष्टि से भाषा नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई संकेतों के द्वारा हम हर चीज को नहीं बता सकते हैं। उसके बाद है बच्चों, अपने मन के भावों को जब व्यक्ति बोलकर व्यक्त करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और जब व्यक्ति लिखकर व्यक्त करता है तो वह लिखित रूप होता है। और अब इसके बाद हम भाषा के बाद हम कहेंगे बोली। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि थोड़ी सी ही जगह, जिसको कि और कहीं पर भी नहीं बोला जाता है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगहों पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिपि किसको कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, विधि को लिपि कहते हैं, यानी कि हम जो भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। उसके बाद जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी वाक्य हमें कैसे शुद्ध बोलना है। कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द हम शुद्ध तभी बोल सकते हैं जबकि हमें व्याकरण का पता हो कि किसमें कौन सा शब्द और कैसे लगेगा, ठीक है। अब व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।